देखो दीदी, हमें तो टाइम से आ गेली, लेकिन कन्हैया के आवे में देर होवेला हैं। ओकर यही आदत है, रोज दिन कर यही झंझट कर। लेकिन हमें स्वागत तो करना ही होगा ना। हाँ दीदी, एकदम एकदम। हाँ जोहार। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो देखो जानकारी का सिलसिला और भी आगे अखन ढेर है, लेकिन रोरे में देखो खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रहा है राज्य में नए तालाबों के सर्वेक्षण, संवर्धन और मत्स्य बीज संचयन की योजना। आम के टिकोलों की रक्षा कर पा सकते हैं अच्छा उत्पादन। मेड़ निर्माण कार्य को आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। राज्य के मछली पालकों और मत्स्य पालन व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग झारखंड राज्य में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें एक प्रमुख योजना है नए तालाबों का सर्वेक्षण, उनका संवर्धन और उनमें मत्स्य बीज संचयन की। इस योजना के अंतर्गत चयनित मत्स्य मित्रों के माध्यम से नए तालाबों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। साथ ही मत्स्य बीजों का संचयन, संवर्धन भी कराया जाएगा। इसके अलावे मत्स्य मित्रों के द्वारा ही मछली पालकों को समय समय पर जागरूकता एवं तकनीकी सलाह प्रदान की जाएगी। इस कार्य के लिए मत्स्य मित्रों को 150 रुपए प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र की दर से मानदेय दिया जाएगा और नए तालाबों के सर्वेक्षण पर प्रति तालाब 100 रुपए की दर से मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। किसान भाइयों, आम के पेड़ों पर टिकोले आने शुरू हो चुके हैं। अनेक कारणों से ये टिकोले झड़ने लगते हैं। यदि इन टिकोलों की ठीक प्रकार से देखभाल न की जाए तो बागान मालिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम के टिकोलों को झड़ने से कैसे बचाएं, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। आम के पेड़ पर टिकोले आ गए हैं। इनकी रक्षा हेतु 1 लीटर पानी में डाइथेन M45 2.5 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही साथ 20 लीटर पानी में 1 ग्राम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड घोलकर टिकोलों को गिरने से बचाएं। जो किसान इस समय गन्ने की फसल लगाने के इच्छुक हैं, उनके लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया अनुशंसित प्रभेद है COH 92, COH 52 और CO 92 प्रति 444। ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करती है। CHO 92, CHO 52 और CO 92 444 ये नाम है गन्ने के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ साथ रोगरोधी भी होती हैं। इन प्रभेदों की बुआई कर कृषक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है रानी खेत। यह बीमारी मुर्गियों में तेजी से फैलती है और आसपास के सभी मुर्गियों को अपनी चपेट में ले लेती है। इस बीमारी के लग जाने की स्थिति में मुर्गियों को बचाना काफी कठिन होता है। यह बीमारी मुर्गियों को न लगे, इसलिए रानी खेत का टीका मुर्गी पालक अपने मुर्गियों को जरूर लगवाएं। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित मत्स्य मित्रों के माध्यम से नए तालाबों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। साथ ही मत्स्य बीजों का संचयन, संवर्धन भी कराया जाएगा। इसके अलावे मत्स्य मित्रों के द्वारा ही मछली पालकों को समय समय पर जागरूकता एवं तकनीकी सलाह प्रदान की जाएगी। इस कार्य के लिए मत्स्य मित्रों को 150 रुपए प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र की दर से मानदेय दिया जाएगा और नए तालाबों के सर्वेक्षण पर प्रति तालाब 100 रुपए की दर से मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। हम पहले फूल का खेती करते थे NHM के तहत। उसके ज़रिए हम राजस्थान गए ट्रेनिंग के लिए, सब्जी खेती के लिए।
वहाँ जाने के बाद हमको वहीं मिले दिनेश जी, उनसे प्रेरणा मिली कि ड्रिप लगाओ, मल्चिंग करो और खेती करो। उससे हमको पहले 50,000 का मुनाफा होता था एकड़ में, अब 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का मुनाफा होता है हमको। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1,400 रुपए से लेकर अधिकतम 2,200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2,100 रुपए से लेकर अधिकतम 2,500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1,500 रुपए से लेकर अधिकतम 1,700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5,600 रुपए से लेकर अधिकतम 7,100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,300 रुपए से लेकर अधिकतम 5,600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3,200 रुपए से लेकर अधिकतम 4,500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8,400 रुपए से लेकर अधिकतम 9,500 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल। और रोरेमन जान ली कृषि तकनीक, कृषि उपकरण के बारे में, है न। हमरे लेवा थी एक छोटा सा विराम और रोरेमन देखो ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता बता भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा। सब फसल बर्बाद हो गया। कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप कह रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया। पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी, हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी, मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। जोहार गीता दी, जोहार, जोहार बाबा, जोहार। देखो जोहार। देख लो नहीं, आखिर में आप आ ही गए।
अरे गीता दीदी बहुत जरूरी काम में फंसे हुए थे। अच्छा, वो क्या? अरे मनपूर्णा फोन किया रहा हमको गोड्डा से, बोल रहा था ना कि गर्मी में बकरियन सब लूम रहा है, अब आदमी जैसा खांस भी रहा है, बोलता पता नहीं कौन रोग लग गया है उसको। तो दीदी आज हम तो चाहते हैं दीदी कि गर्मियों में जो बकरियों में होने वाले रोग और उसका निदान के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए दीदी समय पे बकरियों की बात सुन गया। ये तो है। अरे कन्हाई इतना झंझट झमेला कर बात तोरे ठीना काले जाओ ले रे। अब दादा अब जिस हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा तो सब जानकारी लेने के लिए तो हमको भी फोन करता दादा। तो छगरी बगरी पाइली नहीं? हाँ दादा, वो तो पालवे किए हैं हम। हाँ। देखिए किशन भैया, कन्हैया भैया, गर्मियों के मौसम में आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि गर्मियों के मौसम में बकरियों को तो बहुत सारे रोग होते हैं, उसके बारे में काफी लोगों को पता भी रहता है, लेकिन उसके बचाव के बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। हाँ दीदी, ये बात तो सही बोली। तो उसी बचाव के बारे में हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश्वर राय के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक जी। कम लागत और कम समय में ज्यादा मुनाफा का मुख्य व्यवसाय में बकरी पालन का व्यवसाय प्रमुख रूप से आता है। चूंकि और पशुओं के जैसा बकरियों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, फिर भी समय समय पर टीकों की जानकारी और संतुलित आहार के प्रयोग से हम बकरियों के स्वास्थ्य का ठीक ढंग से देखभाल कर सकते हैं। मौसम के बदलाव से सभी पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः सही जानकारी से आमतौर पर मौसम के बदलाव से होने वाले रोगों से हम अपने बकरियों को बचा सकते हैं। सही देखभाल न करने की स्थिति में हमारे बकरियों में बहुत सी रोग व्याधियां लग जाती हैं। अगर समय पर पशु चिकित्सक से सलाह ना लिया जाए तो हमें काफी नुकसान भी पहुंचता है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में बकरियों में इंटरटॉक्सिमिया रोग, जो कि सरसों के बाली ज्यादा मात्रा में खाने से होता है, जिससे बकरियों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अगर लक्षण की बात करें तो झटका देकर उठना, गिरना, तेज तेज आवाज करना, ये प्रमुख लक्षण हैं इस रोग के। इंटरटॉक्सिमिया रोग से बकरियों में मृत्यु दर ज्यादा होती है, अतः जैसे ही पशुपालक ये लक्षण देखे तो बकरियों को तुरंत टीका लगवा देना बेहतर होता है। गर्मी शुरू होने से पहले ये चैत महीना में जो है एक तो बीमारी होता है इंटरटॉक्सिमिया, जो कि सरसों वगैरह के खेत कटाई के बाद जो है बाली जो गिर जाती है और किसान भाई उसमें बकरी को चराते हैं, अधिक मात्रा में बकरी जब बाली वगैरह खा लेती है तो प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो है इंटरटॉक्सिमिया नामक जो है बीमारी होती है। इसमें क्या जीवाणु जनित बीमारी होता है और इससे जो है काफ़ी मृत्यु दर अधिक होता है। इसमें लक्षण जो पाया जाता है कि बकरी आपको झटका दे के गिरती है, उठती है और पेट वगैरह दर्द करता है, आवाज़ देती है और 2-3 घंटा में मर जाती है। ये चीज़ जो है इधर काफ़ी देखने को मिलता है हजारीबाग क्षेत्र में या और भी जहाँ पर सरसों वगैरह की खेती होती है। इस रोग से बचाने के लिए इंटरटॉक्सिमिया नामक बीमारी से बचाव के लिए इंटरटॉक्सिमिया टीका आता है, बाज़ार में उपलब्ध है। तो इसका जो है टीकाकरण जनवरी के दिसंबर के माह में जो है ना इसका टीकाकरण करवाते हैं। जिस बकरी को एक बार टीका पड़ा हुआ रहता है उसमें बूस्टर खुराक देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जिस बकरी में प्रथम बार टीका देते हैं तो उसको जो है दोबारा बूस्टर खुराक 21 दिन के बाद जो है वो करवा देना चाहिए इंटरटॉक्सिमिया रोग से बचाने के लिए दिसंबर में या जनवरी वगैरह में। इसके अलावा बकरियों में पीपीआर रोग, जो कि विषाणु जनित रोग हैं, इस रोग में बुखार, 1 से 2 दिन पतला दस्त होना, निमोनिया और बकरी का कमजोर होना पीपीआर रोग के प्रमुख लक्षण हैं। सही समय पर इस रोग का नियंत्रण न किया जाए तो एक साथ बहुत संख्या में बकरियां मर जाती हैं। अतः समय समय पर इन रोगों से बचाव के लिए टीका दिलवाना सही होता है। पीपीआर या हिंदी में कहेंगे आप बकरी प्लेग रोग, गांव देहात में भी जो है ना ये काफ़ी पॉपुलर बीमारी है, देहात वगैरह में काफ़ी होता है, जिससे गांव की बकरियां काफ़ी संख्या में मरती है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है। इसका लक्षण होता है कि बकरी जो है रोग से ग्रसित होने के बाद उसको बुखार हो जाता है, बुखार होने के बाद जो है 1-2 दिन के बाद उसको पतला दस्त होने लगता है। जब पतला दस्त होने लगता है तो बुखार कम हो जाता है और निमोनिया टाइप का हो जाता है, नाक से श्लेष्मा आता है, पतला दस्त होता है। और ये गाभिन यदि बकरी है
तो बच्चा भी फेंक देती है, उसमें गर्भपात हो जाता है और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा आता है। छुआछूत का बीमारी होता है, इसका जो रोग का छूत लगता है। जैसे कोई किसान भाई बाज़ार में ले जाते हैं रोगी बकरी को बेचने के लिए, तो वहाँ जितनी भी बकरियाँ होगी सबको छूत लग जाता है। इससे बचाव के लिए क्या करें कि प्रत्येक वर्ष जो है PPR रोग टीका जो है अपने बकरी को लगावे। जिस बकरी को प्रथम बार टीका पड़ रहा है उसको बूस्टर खुराक 14 दिन पर दे दे, और जो बकरी गाभिन है उसको बच्चा देने के 1 सप्ताह पहले जो है उसको बूस्टर खुराक दे। बकरियों के पालन में आवास और आहार प्रमुख स्थान रखता है। सही वातावरण में हमारी बकरियां स्वस्थ रहती हैं। अच्छे मुनाफे के लिए बकरी पालक उन्नत किस्म के बकरियों का चयन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्नत किस्मों में ब्लैक बंगाल, विक्टल और जखराना जैसी किस्में अच्छी हैं, जो कि कम समय में ही बढ़ जाती हैं और इनके पालन से हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर बकरी पालक अपनी बकरियों का स्वास्थ्य गर्मियों के मौसम में ठीक रख सकते हैं। रोग तो सभी बकरी में होती है, सामान्य रूप से एक ही होती है बीमारी, मतलब एक समान होती है। लेकिन अच्छे नस्ल की जहाँ तक बात है, चूँकि हमारे यहाँ पहले से एग्जिस्ट कर रही है ये ब्लैक बंगाल की बकरी, तो ब्लैक बंगाल की बकरी तो उपयुक्त है ही। इसके साथ साथ जो है ये आपके यहाँ बिट्टल नस्ल की जो बकरी है उसको हम यहाँ पर पाल सकते हैं। ऐसा देखा गया है अनुसंधान करके कि यहाँ के लिए उपयुक्त है। या जखराना नस्ल की जो बकरी है ये इसका रंग काला होता है, यहाँ के किसान भाई काला रंग पसंद करते हैं। और बिट्टल नस्ल की जो बकरी है पंजाब के गुरदासपुर, फिरोजपुर ज़िला में पाई जाती है, और वो जो है उसके नर का वज़न 1 साल में जो है करीब 59 किलोग्राम तक जो है उसका वजन हो जाता है। हाँ तो कन्हैया, हाँ दादा, जानकारी बेस लागलो। बहुत ही बढ़िया दादा। और हाँ मनपूरन दादा, और छगरी मन के जो बीमारी हो जा रहे है ओकर बारे में रोह के तो पता चल गया, ओके देखभाल और बेस से करब का कन्हैया। हाँ दादा बिल्कुल। हाँ, तो देखो जानकारी खन और भी है, हमरे लेवाती छोटा सा विराम और मन देखो ये संदेश। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धनो? हाँ भाई मनु, ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। दीदी, आज हम अपन बट से एगो मतलब सवाल सोचियो। अच्छा। और किसान भाई बहन मन के भी फायदा कर होबे। हाँ। सरकार कर योजना तो ढेर है, बहुते है, मकील और कौन कौन विभाग है, कहाँ से किसान मन के फायदा हुए, कहाँ से जानकारी मिली, इकर बारे में जाने खो जाते दीदी। देखिए किशन भैया, ऐसे तो बहुत सारे विभाग हैं जो हमें किसानों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं और बहुत सारी योजनाएं भी चलाई रखी हैं। हाँ। तो इसमें से एक है नबार्ड। तो नबार्ड में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या जानकारियां देते हैं वो, तो उसकी और जानकारी के लिए हम आपको मिलवाएंगे श्री विभूति भूषण जी से।
जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जिला विकास प्रबंधक हजारीबाग के श्री बी नायक जी। ये हमें बताएंगे कि नाबार्ड के द्वारा किसान भाइयों आप लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो बिल्कुल लाभप्रद हों। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। नायक साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद से सभी को मेरा प्रणाम। नायक साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि नाबार्ड के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। नाबार्ड जो संस्था है वो भारत सरकार का एक अहम संस्था है जो आपका कृषि और ग्रामीण विकास संपर्क के जो भी काम है उसी में सहयोग और योगदान करने के लिए, और एक बैंकर्स के मॉनिटरिंग बैंकर होने के कारण ये लोग बैंक का पॉलिसी में बहुत नया चीज़ का योगदान और जोड़ देता है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ के पर्टिकुलरली इस जगह का, इस डिस्ट्रिक्ट का जो कहें कि कृषि और किसान क्रेडिट कार्ड में इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे एक अहम हाथ है। तो जैसे कि यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए हम लोग लक्ष्य दिए थे 3 साल पहले 76,000 का एक लक्ष्य सब झारखंड सरकार का द्वारा दिया गया था, और धीरे धीरे ये हमारे ये लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। आज के पिछले साल भी इस साल जो ख़त्म होने जा रहा है उसी पे 20,000 तक किसान क्रेडिट कार्ड दे चुके हैं हम सारे बैंकर के जरिए। और कृषि बोलने से खाली केसीसी नहीं है, कृषि बोलने से और बाकी जो पशुपालन और गव्य विकास वगैरह सब चीज़ मिलकर ही केसीसी किया जाता है। तो इसलिए भारत सरकार का जो सब्सिडी स्ट्रक्चर्स है नाबार्ड के जरिए डायरेक्ट देने का कुछ व्यवस्था भी है। जैसे कि आपका हो गया गाय के लिए, सुकर के लिए, मुर्गी के लिए और पशुपालन संपर्क तमाम चीज़ों के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है। सब्सिडी का व्यवस्था नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा। लगभग 25% उससे अधिक सब्सिडी का व्यवस्था है। केवल उतना ही नहीं है, इसके सहित भारत सरकार का जो ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत जो रूरल गोडाउन बनाने के लिए और ग्रामीण भंडारण बनाने के लिए भी सब्सिडी नाबार्ड के जरिए दिया जाता है। तमाम सब्सिडी और इसके सहित सरकार का सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड उसी से पूरा दम से काम करता है। जी नायक जी, जो आपने केसीसी की बात की अभी, तो केसीसी किस तरीके के किसानों को, हमारे यहाँ तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या हजारीबाग के ही परिप्रेक्ष्य में अगर कही जाए तो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, तो ये पैमाना कैसे आप तय करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए? किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो किसान चयन किया जाता है वो केवल ज़मीन होल्डर होगा ऐसा नहीं है। जो कोई किसान ज़मीन रखे या ना रखे, केवल ज़मीन में अगर काम करते हैं तो इन्हीं को किसान क्रेडिट कार्ड देने का व्यवस्था है। और उसी में लिमिट फिक्स किया जाता है कि जो किसान जितना ज़मीन में जो टाइप का खेती करता है उसी हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड देने का व्यवस्था है। मानिए हम लोग जो 1 एकड़ धान करने के लिए 1 एकड़ ज़मीन पे 19,000 का लागत है और किसान क्रेडिट कार्ड में लिखे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का सिस्टम किया गया कि एक एकड़ के लिए हम 5 साल का लिमिट देंगे, और वो पहला साल के लिए उसका लगभग लिमिट हो जाएगा 24,000, अगले साल के फिर 28,000, ऐसे बढ़ते 5 साल के लिए जो क्रेडिट मिलेगा 40,000 से ऊपर चला जाता है। वो 10% बढ़ा के इसको किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिया जाता है। और सरकार के द्वारा जो भी किसान को चयन किया जाता है और लोगों का द्वारा सिलेक्ट किया जाता है कि ये किसान हैं और किसी भी भागीदारी पे भी काम करता है, उसी को भी किसान क्रेडिट कार्ड देने का व्यवस्था कर दिया गया है। और सरकार उसमें पूरी मदद करता है। झारखंड सरकार कहेंगे पूरा दम लगा दिए हैं हमारे किसान को मदद करने के लिए, और चयन करके किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशंस पहुंचाना, ये सब किए हैं। इसीलिए ही हम लोग धीरे धीरे ये लक्ष्य के और बढ़ रहे हैं। और आज के दिन में हम देखेंगे तो हमारे हजारीबाग का स्थिति में मैं बोलता हूँ कि पर केसीसी 38,000 तक चला गया। एवरेज केसीसी लिमिट जो दिया गया है 38,000 दिया गया है पिछले साल, और इसमें भी हम संतुष्ट नहीं रहते हैं कि ये केसीसी का लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। इसलिए तमाम कोशिश किया जा रहा है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान के पास पैसा पहुँचाएँ बैंक के जरिए। जी, ये तो हो गई किसान क्रेडिट की बात। अब आपने पिछले बताया था पहले ही कि गव्य विकास के माध्यम से भी हम ये कर रहे हैं। तो जो हमारे किसान भाई जो गौ पालन करना चाहें, बकरी पालन करना चाहें या मुर्गी पालन करना चाहें, इसमें आप कैसे भागीदारी निभा रहे हैं? एक्चुअली भारत सरकार का जो सब्सिडी नाबार्ड के जरिए आता है वो है 25%। गव्य विकास के लिए 25% सब्सिडी डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नाबार्ड के जरिए किसान के पास पहुंचता है। मगर उसमें एक पहला कंडीशन है कि
बैंक से पहले ऋण लेना पड़ेगा और बैंक सब्सिडी नाबार्ड के जरिए भारत सरकार का सब्सिडी किसान के पास पहुंचाएगा। तो इसीलिए किसान का कहीं एक एप्लीकेशन में खुद सब्सिडी के लिए सिग्नेचर करने का कोई प्रावधान नहीं है, बैंक की जिम्मेदारी है। और सारे बैंकों के लिए हम लोग वेबसाइट में जो चिट्ठी दिया गया भारत सरकार का, इसको सारे चेयरमैन को सब दे दिया गया, जितने भी कमर्शियल बैंक है सबके पास इंस्ट्रक्शंस है। बारी बारी हम भी इस डिस्ट्रिक्ट में कई जगह ब्रांच मैनेजर्स का जब मीटिंग होता है, हम सेंसिटाइज करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके लोगों के पास ये भारत सरकार का लाभ पहुँचाए, क्योंकि ये भारत सरकार का सब्सिडी स्ट्रक्चर है। हमारा स्टेट नहीं लेता है तो दूसरा स्टेट उसको ले जाता है, हम इसको रोक नहीं पाते हैं। तो इस कारण हम बहुत कोशिश करते हैं कि कम से कम मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे स्टेट का ही जो फार्मर्स है सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ पहुंच पाए और बिना कोई हिचकिचाते, सीधा बिना कोई तकलीफ अपने घर बैठे केवल बैंक से इस सब्सिडी लेने का प्रावधान भारत सरकार का जो किया है, हम उसी का लाभ दिलाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं। केवल गब नहीं है, बकरी है, सुअर है, सुकर है और ये 2-3 जो है हमारा पशुपालन, मुर्गी भी है, मुर्गी पालन है, उस सब के लिए सब्सिडी का व्यवस्था है। केवल मछली वाला हमारे पास नहीं है, बाकी सब में व्यवस्था है। नायक जी, अगर सिंचाई की बात की जाए, क्योंकि हमारे किसान बिना सिंचाई के कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी फसल नहीं ले सकते हैं, तो सिंचाई की बात की जाए तो ये हजारीबाग ज़िले में आपके नाबार्ड के माध्यम से किसानों को क्या मदद किया जा रहा है और वो किस तरीके से आप उन तक सहायता पहुंचाते हैं? देखिए, सिंचाई के लिए डायरेक्ट जो सुविधा है झारखंड सरकार के द्वारा ही किया जाता है। सिंचाई के लिए जो झारखंड सरकार का जो पास जो सब्सिडी आता है वो भी कुछ बड़ा हिस्सा भारत सरकार से आता है। और आजकल के जो सिंचाई में जो ड्रिप इरिगेशन पर्टिकुलरली जो कहते हैं वो सबसे ये कारगर है और उसी को ही सरकार प्रोत्साहन देता है। उसी में लगभग 90% सब्सिडी यानी छूट झारखंड सरकार के जरिए उपलब्ध है और 10% जो केवल पासेट पे वो मिलता है, आप किसान को अपने से लगाना पड़ता है। और ये चलता रहता है बहुत हिसाब से। इसका पॉपुलराइजेशन करने के लिए, आपको लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज करने के लिए नाबार्ड के जरिए 2-3 साल पहले हम भी कोशिश किए थे। इसको कहते हैं इंटेंसिव वेजिटेबल कल्टीवेशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन। इसको पॉपुलराइज करने के लिए एक कोशिश किया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हमको नहीं मिला क्योंकि उसी समय अहम समय पर सरकार का सब्सिडी उपलब्ध नहीं हुआ। फिर भी वो लोग कुछ सब्सिडी लिए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए कोशिश किया जाता है। और इस साल भी हम भारत सरकार का जो सब्सिडी हमारे पास उपलब्ध है जो है कि सोलर पंप सेट वो भी ज़्यादा अच्छा सुविधाजनक होगा क्योंकि सोलर पंप सेट विथ ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप का सब्सिडी सरकार का जरिए झारखंड गवर्नमेंट से ले सकता है और सोलर पंप सेट का सब्सिडी नाबार्ड के जरिए उनसे ले सकता है। ये दोनों अगर साथ में मिल जाए तो हमारे यहाँ कुछ बढ़िया मॉडल झारखंड में दिखाई दे सकता है। इसको हम कोशिश में हैं। नायक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, मेरा पुनर्बार प्रणाम। और कैसी लगी है जानकारी आप लोगों को? दीदी, जानकारी जो आज कर रहे है ना, बहुत बढ़िया रहे, करते तो हम इनके तो लाभ होबे करी और किसान भाई बहन मन के भी कर से फायदा होबे दीदी। नाबार्ड के बारे में हम लोग पहली बार जाने कि वो कृषि के लिए भी काम करता है। एकदम सही बोले रे कन्हाय तो है। तो जानकारी तो बहुत सुंदर लागलो है ना। तो हमीन के का चाहिए भाई एखन? तो अब तो विदा लेवे के टाइम आ गए। विदा लेवे के टाइम है। उससे पहले हम उन्हें पता लिखवाएंगे। जरूर। तो हमारा पता लिख ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ मुझे किशन भैया और कन्हैया भैया को इजाजत दीजिए। जोहार।